नमस्कार, मैं हूं शालिनी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं स्टेट बुलेटिन। रुक करते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बेरोजगारी भत्ता की तीसरी किस्त और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के हितग्राहियों के खाते में राशि के ऑनलाइन अंतरण कार्यक्रम में शिरकत की और लोगों को संबोधित किया। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण से पिछले 10 वर्षों में जुड़े नए हितग्राहियों को आवास उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार केंद्र से आग्रह करेगी। यदि केंद्र से अनुमति नहीं मिलती है तो राज्य सरकार अपने बलबूते नए हितग्राहियों को आवास उपलब्ध कराने के लिए योजना बनाएगी। राज्य सरकार प्रदेश के युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के ज्यादा से ज्यादा अवसर उपलब्ध कराना चाहती है। इस उद्देश्य से जहां शासकीय नौकरियों में बड़ी संख्या में भर्तियां की जा रही हैं, वहीं युवाओं को आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जा रहा है। इसके साथ ही युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के लिए तैयार करने के उद्देश्य से कौशल विकास के प्रशिक्षण दिया जा रहे हैं। वहीं प्रशिक्षण बता दें कि योजनाओं और रोजगार से जोड़ने का काम भी साथ साथ चल रहा है। वहीं मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में बेरोजगारी भत्ता योजना के तहत 1,16,787 हितग्राहियों के खाते में तीसरी किस्त के रूप में 31,59,60,000 रुपए की राशि और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 49,157 हितग्राहियों के खाते में 151 करोड़ रुपए की राशि का ऑनलाइन अंतरण किया। बेरोजगारी भत्ता की अप्रैल माह और जून महीने की 3 किस्तों को मिलाकर हितग्राहियों के खाते में अब तक 80,64,25,000 रुपए की राशि का भुगतान किया जा चुका है। राजनांदगांव जिले का डोंगरगढ़ शहर इन दिनों क्राइम का एक गढ़ बनता जा रहा है। वहीं डोंगरगढ़ पुलिस भी लगातार एक्शन मोड पे है। इस क्रम में पुलिस ने 2 अलग अलग मामलों में कार्रवाई की है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए डोंगरगढ़ शहर के रजानगर में खुलेआम धारदार हथियार लहराकर लोगों को डराने वाले आरोपी शेख इरशाद उर्फ कैप्टन को गिरफ्तार किया है। वहीं आरोपी के कब्जे से पुलिस ने धारदार हथियार भी जब्त किए हैं। पुलिस द्वारा पूरे मामले में आर्म्स एक्ट के तहत आरोपी के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। वहीं दूसरे मामले में पुलिस ने एक बाइक चोर को डोंगरगढ़ बस स्टैंड से गिरफ्तार किया। आरोपी बता दें कि दामू नेवारे के पास से पुलिस ने चोरी की एक बाइक भी बरामद की है, जिसे आरोपी ने गुंडरदेही बस स्टैंड से चोरी कर स्वीकार किया है। एक आरोपी डोंगरगढ़ का रजानगर का है, शेख इरशाद। ये अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति है। ये लगातार कई घटनाओं को अंजाम देता है। आज जो है सुबह 9 बजे एक चाकू बड़ा सा लेकर के लहरा रहा था, जिसे पुलिस को पेट्रोलिंग को खबर मिली तो मौके पर जाके पुलिस उसको घेराबंदी करके पकड़ा और उसे चाकू समेत उसके बरामद किया गया और उसे 25-27 आर्म्स के तहत उनको गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में उसको जेल दाखिल किया गया। जयपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐतिहासिक 9 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के उपलक्ष्य में भाजपा द्वारा चलाए जा रहे महासंपर्क अभियान के तहत प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान उत्तर प्रदेश विधान परिषद सदस्य और महासंपर्क अभियान के राष्ट्रीय सह संयोजक अश्वनी त्यागी ने प्रेस वार्ता की। अभियान के तहत प्रबुद्धजन सम्मेलन, व्यापारिक सम्मेलन, लाभार्थी सम्मेलन, मीडिया संवाद, विशिष्ट जन सम्मेलन और कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए अश्वनी त्यागी ने कहा कि प्रदेश की जनता ने भरपूर जोश दिखाते हुए भाजपा को समर्थन दिया। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में 9 वर्षों में देश के आम नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार आया है। पहले जहां देश में बैंक लेन देन के मामले में बहुत कम लोग जागरूक थे, वहीं इन 9 वर्षों में कुल 48 करोड़ 27 लाख जनधन खाते खुले हैं, जिसमें से महिलाओं के लिए 26 करोड़ 54 लाख जनधन खाते खोले गए। 11 करोड़ से ज्यादा शौचालय, 31 करोड़ 36 लाख एलपीजी गैस कनेक्शन और देश में कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकारें 7 साल में महज 723 विश्वविद्यालय बना पाई है, जबकि मोदी सरकार के इन 9 वर्षों में यह संख्या बढ़कर 1113 हो गई। त्यागी ने कहा कि यूपीए सरकार
सरकार के समय देश में आतंकी घटनाएं आम हो गई थी। देश में असुरक्षा का माहौल था, लेकिन मोदी सरकार के आने के बाद देश में कोई आतंकी घटना नहीं घटी। आंतरिक और बाहरी सुरक्षा के मामले में देश पूरी तरह बता दें कि सुदृढ़ हुआ है। कांग्रेस के नेता बयान दिया करते थे कि कश्मीर में धारा 370 नहीं हट सकती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में धारा 370 भी हटी और कश्मीर में ऐतिहासिक शिखर सम्मेलन भी आयोजित हुआ। आपने कौन सा काम किया? आपने अग्निपथ के तहत अग्निवीर बना करके फौज में जो हमारे यहाँ के बच्चे, किसान के बेटे जो नौकरी करते थे और नौकरी के साथ साथ देश की सेवा करते थे, उनको देश की सेवा करने से और अपने परिवार को पालने से वंचित कर दिया। 4 साल का उनकी मियाद करके उनको वापस घर भेजने का काम कर दिया। 2 करोड़ लोगों को आप प्रतिवर्ष नौकरी देने की बात करते थे, आपने उसके अंदर क्या तीर मार लिया वो बता दीजिए। कहां है वो नौकरियां? देश में किस प्रकार का माहौल चल रहा है? मणिपुर चल रहा है। देश के प्रधानमंत्री जी बाहर पर्यटक के तौर के ऊपर विदेशों में घूम रहे हैं और आप गृह मंत्री होते हुए मणिपुर में, जो मणिपुर जल रहा है, देश में आग लग रही है जातिवाद के हिसाब से, उसमें और ज्यादा आग में घी डालने वाला काम करने के लिए आप जातिगत और धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए, बयान देने के लिए आप यहां चुनावी साल में आ रहे हैं। आपको समझना चाहिए कि देश पहले है, उसके बाद में पार्टियां। खबर अलवर के रामगढ़ से है। खबर अलवर के रामगढ़ नगर पालिका में काफी दिनों से सफाई व्यवस्था बंद होने के कारण नगर पालिका के सफाई कर्मियों ने एसडीएम अमित कुमार वर्मा को ज्ञापन सौंपा है, जिसके तहत मांग रखी गई है कि काफी दिनों से कस्बे में सफाई न होने के कारण कस्बे में जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। बारिश के मौसम में घातक बीमारियां फैलने का खतरा बना हुआ है, लेकिन नगर पालिका ने सफाई कार्य बंद कर रखा है, जिस वजह से गंदगी के ढेर से रामगढ़ कस्बा नर्क बन चुका है। वहीं इस दौरान सफाई कर्मियों के द्वारा वेतन में बढ़ोतरी की भी मांग की जा रही है। वहीं सफाई कर्मियों की मांगों को ध्यान में रखते हुए एसडीएम द्वारा जल्द सफाई का कार्य चालू करवाने का आश्वासन दिया गया है। दूधवखारे स्टेशन से दूधवखारे गांव में बैंक के महीने कैसे जमा कराने के लिए जा रहे हैं। तो जल्दी में मेन रोड में फटी गई, जहाँ बैंक साइड में चल जाए तो बैठाया रोड के ऊपर, चालती गाड़ी के ऊपर पेड़ गिर गए। तो इस के व्यापारी बीच में बैठे हो, पिछली सीट के ऊपर एकदम भी के ऊपर पड़े पड़ना हूँ के बाद के महीनों आज खत्म कौन हुआ है इसमें? इशार व्यापारी। आपका नाम? मेरा नाम राजेंद्र। राजस्थान बीजेपी के प्रदेश महामंत्री मदन दिलावर ने गहलोत कैबिनेट के यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल पर बड़ा हमला बोला है। मंत्री धारीवाल पर गंभीर आरोप लगाते हुए दिलावर ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत प्रदेश की नगर पालिकाओं में फेकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांटों के जरिए करोड़ों का घोटाला किया जा रहा है। इस घोटाले में यूडीएच मंत्री धारीवाल के साथ विभाग के अधिकारियों भी जो है वो शामिल रहे। दिलावर ने कहा कि अन्य राज्यों में बनाए गए फेकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट की लागत से 10 गुना ज्यादा राशि में राजस्थान प्रदेश में फेकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जा रहे हैं। देश में कई ऐसे राज्य हैं जहां ज्यादातर लोग गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं और निजी डॉक्टरों द्वारा लिखी महंगी दवाइयां लेने में असमर्थ हैं। लेकिन केंद्र सरकार द्वारा लोगों की इस समस्याओं को देखते हुए देश भर में जन औद्योगिक केंद्र खोले ताकि लोगों को सस्ती दवाइयां मिल सके। सरकार की इसी पहल के जरिए पठानकोट सिविल अस्पताल में जन औद्योगिक केंद्र 3 बार पंजाब में सबसे ज्यादा दवाओं की बिक्री कर चुका है। कार्य समूह डॉक्टर सुनील चंद्र ने जानकारी देते हुए बताया कि जन औद्योगिक केंद्र में सालाना 1 करोड़ की दवाई बेची जा रही है। ये लोगों के लिए काफी फायदेमंद साबित हो रहा है।
उन्होंने कहा कि डॉक्टर को भी जन औद्योगिकी केंद्र की दवाएं लिखने के लिए हिदायत दी गई है ताकि लोगों को सस्ते इलाज का फायदा मिल सके। उन औद्योगिक केंद्र में दवाइयां खरीदने आए लोगों ने बताया कि उन्हें मार्केट रेट से 50% से भी ज्यादा सस्ती दवाइयां यहां से मिली हैं और अपने घर में सदस्यों को इलाज के लिए जन औद्योगिक केंद्र की ही दवाइयां खरीदने के लिए कहते हैं। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਲ ਦੀ ਲਗਭਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਅਸੀਂ ਸੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇੱਥੇ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਸਤੇ ਰੇਟ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ ਤੇ 70% ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੇਟ ਇਹਦਾ ਘੱਟ ਹੈਗਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਕੇਂਦਰ ਹੈਗਾ ਬੜਾ ਹੀ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਉਹ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਤੋਂ ਹੀ ਲਿਖਣ ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ 24 ਘੰਟੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। 24 ਘੰਟੇ ਜਿਹੜਾ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਕੇਂਦਰ ਹੈਗਾ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। पूरे पंजाब में आज से वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को अनिवार्य कर दिया गया है, जिसको लेकर आज अमृतसर में पुलिस द्वारा विशेष नाकाबंदी की गई। जिन वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं है, अमृतसर के नवेल्टी चौक पर नाकाबंदी कर उनका चालान काटा गया। पुलिस अधिकारी वरिंदर सिंह खोसा ने कहा कि पंजाब सरकार ने इसके लिए आखिरी तारीख 30 जून तय की थी, लेकिन लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया, जिस वजह से पुलिस अब उनके खिलाफ चालान काट रही है। खबर झारखंड से। झारखंड के 24 जिलों के लिए 1 जुलाई से 9 जुलाई 2023 तक सेना भर्ती रैली का आयोजन किया हो रहा है। सेना भर्ती कार्यालय रांची द्वारा क्षेत्रीय भर्ती मुख्यालय बिहार एवं झारखंड के तत्वावधान में झारखंड के 24 जिलों के युवाओं के लिए रैली आयोजित की जाएंगी। रैली को लेकर ब्रिगेडियर मुकेश गुरुंग ने बताया कि रैली से पहले अभ्यर्थियों का ऑनलाइन एग्जाम लिया गया था। झारखंड में इसके लिए धनबाद, जमशेदपुर, रांची में सेंटर बनाए गए थे, जहां अभ्यर्थियों ने रिटन एग्जाम दिया। जिन अभ्यर्थियों को रिटन एग्जाम के बाद शॉर्टलिस्टेड किया गया, उनका फिजिकल टेस्ट 1 जुलाई से होगा। झारखंड में करीब 3300 कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुए हैं। पिछले साल कोविड के कारण 23 वर्ष तक के बच्चों को भर्ती प्रक्रिया में रियायत भी दी गई थी और इस वर्ष जो बता दें कि क्राइटेरिया 21 वर्ष का है और उसी को आगे भी रखा गया है। सबसे पहले आप सबको मेरा शुभ संध्या, गुड इवनिंग। और आप लोग सब रांची के मीडिया हाउसेस को रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और इवन सोशल मीडिया। मैं अपने डायरेक्टर जनरल रिक्रूटिंग लेफ्टिनेंट जनरल NS सरना, जो कि हमारे रिक्रूटिंग हेडक्वार्टर्स के सीनियर मोस्ट हैं, उनकी तरफ से, और जोनल रिक्रूटिंग ऑफिस दानापुर, जो कि बिहार और झारखंड को एडमिनिस्टर करता है, उसकी तरफ से मैं आपको ये मोराबादी ग्राउंड रांची, जहाँ पे कि हम अग्निवीर। भारत में हर साल 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर डे मनाया जाता है। ये दिन पूरी तरह से डॉक्टर्स को समर्पित है, जो हर परिस्थिति में अपना फर्ज निभाते हुए मरीजों का इलाज करते हैं। भारत में ये दिन पहली बार साल 1991 में मनाया गया था। इसी के बाद से हर साल 1 जुलाई को ये दिन मनाया जाता है। इस खास अवसर पर राजधानी रांची के सबसे बड़े अस्पताल रिस्म के डॉक्टर राजीव कुमार गुप्ता से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की। देखिए। आज मेरे साथ एक खास मेहमान मौजूद है। ये और कोई नहीं कि राजधानी रांची के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स के डायरेक्टर। नमस्कार राजीव सर, आपका बहुत आज इंटरनेशनल डॉक्टर्स डे है, उसकी सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। और आज आप दर्शकों को क्या कुछ कहना चाहते हैं, एक बार हमारे दर्शकों को जरूर बताएं। डॉक्टर्स डे के उपलक्ष्य में मैं यह बोलना चाहूँगा कि आप लोग स्वस्थ रहें, निरोग रहें। आप लोगों
जो डॉक्टर डे के उपलक्ष्य में जो डॉक्टर को सम्मानित करते हैं, तो डॉक्टर का भी यह कर्तव्य है कि वो जो मरीज हैं उनके प्रति समर्पित भाव से काम करें। सर, जैसा कि आपने कहा कि स्वस्थ रहें, तो स्वस्थ रहने के लिए रिम्स में अब बहुत सारे सेक्शन खुल गए हैं। सबसे बड़ा है ट्रॉमा सेंटर और कैंसर अस्पताल, जो कि बड़ी से बड़ी बीमारियों को जल्द से जल्द ठीक करने का दावा करती है। क्या कुछ इस बार नई तकनीकें आ रही हैं और आने वाले समय में क्या कुछ नई तकनीकें आएंगी चिकित्सा को लेकर? ट्रॉमा सेंटर में जहाँ तक प्रश्न है, तो मैंने जब से पदभार निर्देशक का संभाला है, तो मैं उस दिन से ही लगातार इसमें प्रयास कर रहा हूँ कि ट्रॉमा सेंटर को कैसे सुदृढ़ किया जा सके, कैसे उसकी गुणवत्ता को बरकरार रखा जा सके। तो उसके लिए हमने रिम्स के ट्रॉमा सेंटर में 15-30 अतिरिक्त बेड लगा रहे हैं, जिसमें कि जो ट्रॉमा से जो संबंधित मरीज आएंगे, चाहे वो हड्डी विभाग से हो, न्यूरो सर्जरी विभाग से हो, सर्जरी के विभाग के हो, उनका तुरंत उपचार हो सके। तो ये तो हमारी त्वरित व्यवस्था है और उम्मीद है कि आने वाले कुछ दिनों में यह व्यवस्था हम लागू कर देंगे, जिससे कि ट्रॉमा सेंटर पूर्ण रूप से संचालित हो जाएगा। बोकारो स्टील वर्कर्स यूनियन के सचिव राजू सिंह ने बीएसएल के अधिकारियों और टीए डिपार्टमेंट पर बड़ा आरोप लगाया है। राजू सिंह ने इस्पात नगर के विभिन्न सेक्टरों में हजारों सरकारी आवासों को लेकर कहा कि करीब 100 से अधिक क्वार्टर अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्तियों ने किराए पर दे रखा है और जिसको लेकर इनकार नहीं किया जा सकता है कि इन सब में बीएसएल के अधिकारियों और टीए डिपार्टमेंट की संलिप्तता नहीं है। वहीं आरटीआई में जो खुलासे हुए हैं वो चौंकाने वाले हैं। इन क्वार्टरों में बीएसएल के कर्मचारी नहीं बल्कि पुलिस, होमगार्ड और अन्य लोग सहित अधिकारियों के सहयोगी रह रहे हैं। इन क्वार्टरों में हर महीने करोड़ों रुपए की वसूली की जा रही है। मामले को लेकर बीएसएल प्रबंधन हर बार सेवानिवृत्ति कर्मचारी की ओर से कब्जा किए जाने की बात कहती है, लेकिन अब प्रबंधन की पोल पूरी तरह से खुल चुकी है। वहीं राजू सिंह ने मांग की है कि अवैध कब्जाधारियों से आवासों को खाली कराकर बीएसएल से सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अलॉट किए जाए। एक आरटीआई लगाए थे और आरटीआई के जवाब के द्वारा हमको मिला है हजारों क्वार्टर जो है अवैध रूप से कब्जा है, बीएसएल के जो क्वार्टर हैं। और उसमें क्या है, सबसे बड़ा आश्चर्य का बात ये लगा कि बीएसएल के रिटायर्ड कर्मचारी 9 के बराबर है। कब्जा कौन किए हुए हैं? तो प्राइवेट लोग में उसके बाद आपको कब्जा किए हुए हैं आपको पुलिस के लोग। तो हमारा यही कहना है कि क्यों नहीं आप बीएसएल के जो रिटायर्ड कर्मचारी उनको क्यों नहीं देते हैं क्वार्टर? उससे रेवेन्यू कलेक्ट होता, आपको पैसा मिलता, बिजली बिल मिलता, मेंटेनेंस मिलता, क्वार्टर का मरम्मत करके रखता, अच्छा से रखता है लोग। लेकिन क्या है, इसमें कहीं ना कहीं टीए डिपार्टमेंट के लोग मिले हुए हैं और मिल करके सारा षड्यंत्र के तहत अवैध रूप से ये कब्जा क्वार्टर को किया जा रहा है। हम ऐसा होने नहीं देंगे और आप बहुत जल्दी देखेंगे कि टीए डिपार्टमेंट के कुछ लोग बहुत जल्दी उस जगह से जो जमे हुए थे कई सालों से, वो तो हटेंगे ही हटेंगे। और अगर इस पे किसी भी तरह का कोई कार्रवाई नहीं होता है तो हम इस पे चुप रहने वाला नहीं है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। करोड़ों का नुकसान है, बिजली का नुकसान है, अतिक्रमण हो रहा है, बिजली का नुकसान है, पानी का नुकसान है। बोकारो जिले के 4 अनुमंडल पदाधिकारी के न्यायालय के द्वारा जारी आदेश के चलते बोकारो के सेक्टर 4 सिटी सेंटर में प्लॉट संख्या B33 को मजिस्ट्रेट और पुलिस की मौजूदगी में खाली कराते हुए सील कर दिया गया। डीआरटी रांची न्यायालय के द्वारा इस प्लॉट को मनोज कुमार को कब्जा दिलाने का आदेश दिया गया। पूर्व में मनोज सिंह की प्रॉपर्टी को पंजाब नेशनल बैंक से खरीदने वाले विनायक सिंह ने खरीदा था। मामले को लेकर विनायक सिंह ने कहा कि उन्हें किसी प्रकार का कोई नोटिस डीसी और एसडीओ
के स्तर से प्लॉट खाली करने को लेकर नहीं मिला है। उनके विरोध को देखते हुए मौके पर मौजूद पुलिस पदाधिकारियों ने उन्हें दुकान से जबरन बाहर निकाल दिया, जिसको लेकर मनोज कुमार ने अधिकारियों पर एक तरफा कार्रवाई करने का आरोप लगाया है। वहीं न्यायालय के द्वारा कब्जा देने का आदेश मिलने के बाद प्रॉपर्टी के मालिक मनोज सिंह ने कहा कि बैंक के द्वारा गलत तरीके से मेरी संपत्ति को नीलाम करते हुए विनायक सिंह को दे दिया गया था। इसी के खिलाफ मैंने डीआरटी रांची के न्यायालय में मामले को ले जाने का काम किया और आज मेरे पक्ष में फैसला आया है। बैंक के द्वारा मेरे साथ जो गलत किया गया था उसके खिलाफ फैसला आया है। वहीं पोजीशन दिलाने आई दंडाधिकारी सत्यवाला सिन्हा ने कहा कि यह निर्णय डीआरटी रांची का है। माननीय डीआरटी रांची जो है ये आदेश किया सभी संज्ञान पर देखते हुए कि इनके साथ गलत काम हुआ है। बैंक की कंस्पिरेसी के तहत इस बिल्डिंग को विनायक कुमार को बेचा, दैट इज इलीगल, इसलिए उनके नामांकन को रद्द किया जाता है और पहले डीसी ने जो आदेश दिए थे उसको भी निरस्त करके इस डीसी को ये आदेश दिया जाता है 15 दिन के अंदर ये पोजीशन बोरोवर को दे दिया जाए, हैंड ओवर। बैंक की गलती कितना के सेक्टर 12 थाना क्षेत्र के 12C आवास संख्या 1137 के बाहर बाइक पर सवार होकर आए 2 युवकों ने 2 फायरिंग कर दहशत फैला दी। जानकारी के मुताबिक आवास में रहने वाला एक युवक की कोल्ड ड्रिंक नहीं पीने को लेकर दूसरे युवक से 2 दिन पूर्व विवाद हुआ था, जिसके चलते घर के बाहर बाइक सवार 2 युवक आए और बाहर से युवक को आवाज लगाई। युवक के बाहर नहीं निकलने पर जान से मारने की बात कहते हुए उन्होंने फायरिंग की और चक्कर लगाकर मौके से फरार हो गए। बहरहाल पीड़ित पक्ष की तहरीर पर पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। आपस में दोस्त का मामला है। 2 दिन पहले इन लोगों ने कुछ लोगों ने आपस में गोली तीनों पे लेकर हुआ था, छोटी सी बात को लेकर उसी में गोली फायरिंग करके उसका जान पहचान का दोस्त है वो। पुलिस क्या कर रही है सर? अभी हम लोग छानबीन कर रहे हैं और जो जिसका नाम आया उसको हम लोग पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं। बिहार में नई शिक्षक नियमावली के विरोध में शिक्षक अभ्यर्थी शनिवार को पटना की सड़क पर उतर गए और इसी को लेकर सीटीईटी अभ्यर्थियों ने सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। राजभवन मार्च के लिए शिक्षक अभ्यर्थी पहले गांधी मैदान में जमा हुए। करीब 2000 से अधिक शिक्षक अभ्यर्थी हाथों में तिरंगा लेकर राजभवन की ओर बढ़ रहे थे कि जेपी गोलंबर के पास पुलिस ने उन्हें रोक लिया। अभ्यर्थी आगे ना जा पाए, इसके लिए पुलिस ने बैरिगेटिंग कर रखी थी। अभ्यर्थी बिहार सरकार के विरोध में नारेबाजी करने लगे। उनका कहना है कि बिहार सरकार जल्द से जल्द डोमिसाइल नीति लागू करे। इससे रोड पर अफरा तफरी मच गई। कई अभ्यर्थी चोटिल हो गए और शिक्षक अभ्यर्थी बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। बता दें कि शिक्षा विभाग ने पहले ही शिक्षक अभ्यर्थियों के प्रदर्शन को देखते हुए एक आदेश जारी किया था। इसमें कहा गया था कि नए शिक्षा नियमावली का विरोध करने वाले के खिलाफ आचार संहिता के तहत कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले शिक्षक अभ्यर्थियों ने बिहार सरकार को डोमिसाइल नीति लागू करने के लिए 72 आवर्स का जो अल्टीमेटम है वो दिया था। मोतिहारी में एक युवक को तालिबानी सजा देने को लेकर आरोपी के घर पर कुछ लोगों ने तोड़फोड़ कर दी। बताया जा रहा है कि मामले को लेकर नाराज सैकड़ों लोग हाथों में लाठी डंडे लेकर पहुंचे और युवक के घर जमकर तोड़फोड़ की। घटना पीपरा थाना के सागर पंचायत के मधुडी गांव की है। सैकड़ों लोगों को अपने कैंपस में देखकर घर के लोगों में हड़कंप मच गया और उन्होंने घर के अंदर छुपकर अपनी जान बचाई। करीब आधे घंटे तक ये हंगामा चलता रहा। उसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराया। पूरी घटना 2 दिन पहले हुई थी और जिसे जोड़कर देखा जा रहा है। दरअसल 2 दिन पहले कल्याणपुर के एक युवक को उठाकर पीपरा थाना क्षेत्र में पिटाई की गई और बता दें कि थूक चटवाने की घटना को अंजाम दिया गया था। इसी घटना से नाराज लोगों ने आरोपी के घर पर तोड़फोड़ कर दी। वहीं मामले को लेकर मोतिहारी एएसपी
एसपी राज ने कहा, कुछ यूट्यूबर इसे जातीय रंग दे रहे हैं, उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। वीडियो फुटेज के आधार पर हंगामा करने वालों पर भी कार्रवाई होगी। मामला संज्ञान में आया है, पिपरा थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की है। इसमें तकरीबन लगभग 100 की संख्या में जो सीबी सिंह है सागर पंचायत की, उनके घर पर भी कई लोगों ने तोड़फोड़ की है। इसमें जो है हम लोग सीसीटीवी के आधार पे अपराधी की पहचान की जा रही है और जो उसमें पीड़ित हैं उनके फर्दव्यान पे हम लोग प्रयास कर रहे हैं। उनके लिए प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। पुलिस कार्रवाई दिनांक 28 जून को सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा था, जिसमें एक व्यक्ति के साथ कुछ लोग अमानवीय व्यवहार कर रहे थे। त्वरित कार्रवाई करते हुए कल्याणपुर थाना अंतर्गत कांड दर्ज किया गया है और 3 लोगों को पकड़कर जेल भेजा जा रहा है। इसी घटनाक्रम में एक अभियुक्त के घर पर जाकर पिपरा थाना अंतर्गत कुछ लोगों ने तोड़फोड़ किया है। इस संबंध में पिपरा थाना अंतर्गत केस दर्ज किया जा रहा है। लोगों की पहचान की जा रही है और जल्द उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। आप सभी से अनुरोध है कि किसी प्रकार के सोशल मीडिया पर भ्रामक या घृणायुक्त पोस्ट शेयर ना करें। यदि कोई ऐसा करता है तो उसके विरुद्ध भी सख्त कानूनी कार्रवाई। खबर कटिहार से है, जहां अपराधियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। अपराधियों में पुलिस प्रशासन को तनिक भी जो उनका खौफ नहीं है। ताजा मामले सामने आए हैं, जहां अपराधियों ने एक पिकअप चालक को गोली मार दी और पिकअप लेकर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि अज्ञात अपराधियों ने वाहन को रोका और हथियार दिखाकर रुपए, मोबाइल और पिकअप वैन लूट लिया, जिसका विरोध करने पर बेखौफ अपराधियों ने पीड़ित को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया और अपराधी पिकअप वैन लेकर फरार हो गए। किसी तरह घायल युवक ने इसकी सूचना अपने परिजनों को दी, जिस पर आनन फानन में घटनास्थल पर पहुंचे स्थानीय लोगों ने युवक को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र समेली में भर्ती कराया, जहां घायल युवक का प्राथमिक उपचार करने के बाद गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में अभी बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।